हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली न्यूज़ एक्सप्रेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पर हम लोग देखते हैं सुबह में कितने बजे, 7 बजे। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैं उपासना जैन रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं आज किस तरह से हम लोग चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं चीज़ों में हम क्या लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूज़ ओवरव्यू लेंगे, न्यूज़ का थोड़ा थोड़ा, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू किस टाइप से बनेगा वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है एग्जैक्टली वो डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर कोई है तो उसको कवर अप करेंगे। एंड मैप बेस अगर लोकेशन की बात की गई है तो उस कंट्री का या फिर उस स्टेट का मैप भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ना हम लोग रिवीजन लेंगे 10 एमसीक्यूज की या फिर 10 वन लाइनर की या फिर 10 फिल इन द ब्लैंक्स की। किसी भी फॉर्म में हम रिवीजन के बेसिस पर कुछ 10 वन लाइनर्स देखते हैं, जिससे आपका पिछले कुछ महीनों का या फिर पिछले साल का कुछ कुछ रिवीजन भी चलता रहे। चलिए अब बात करते हैं आज के कोटेशन की। तो भाई आज का कोटेशन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। कौन सा है? भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, लेकिन दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। इसीलिए कॉन्फिडेंस हमेशा खुद पर रखना चाहिए, दूसरों पे भरोसा नहीं मतलब करना चाहिए इतना ज्यादा कि अगर हम बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे तो टूटेगा, डेफिनेटली टूटेगा और हमें हर्ट होगा। सो दैट हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए। आई होप सब लोग इन चीजों को अपने लाइफ में ध्यान रखेंगे और इम्प्लीमेंट भी करने का ट्राई करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों से ही ना हमारी लाइफ बहुत अच्छी बन जाती है। तो आई होप सब लोग इन चीजों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए देख लेते हैं आज का फर्स्ट न्यूज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट न्यूज की अगर अपन लोग बात करें तो भाई फर्स्ट न्यूज है क्या, इंडिया लॉन्चेस अनदर साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। फर्स्ट बैच ऑफ साइंटिस्ट रीचेज इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन। मतलब यहाँ पर बात की गई है अंटार्कटिका के बारे में और यहाँ पर बोला गया है क्या, इंडिया ने लॉन्च किया है अनदर साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका के साइड में। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन में आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा क्या, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए किस वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। मतलब इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड विच साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका रिसेंटली। अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है 41st एडिशन जो है, 41st जो बैच है, एक्सपीडिशन है, साइंटिफिक एक्सपीडिशन, उसको लॉन्च कर दिया गया इंडिया के द्वारा। कहाँ की तरफ को? अंटार्कटिका की तरफ को। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन को लॉन्च कर दिया गया है इंडिया के द्वारा अंटार्कटिका में। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं क्या, यहाँ मैं अगर बात करूं, भारतीय दल का पहला जत्था दक्षिणी श्वेत महाद्वीप में पहुंच चुका है। मतलब द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट अराइव्ड एट द सदर्न व्हाइट कॉन्टिनेंट। मतलब यहाँ पर बात की गई है फर्स्ट बैच के बारे में। अच्छा, फर्स्ट बैच में क्या क्या कंप्राइजेज है मैं आपको बता दूं, 23 साइंटिस्ट एंड सपोर्ट स्टाफ। टोटल 23 साइंटिस्ट है और साथ में सपोर्ट स्टाफ भी है। दे रीच्ड द इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन, जो कि कौन सा है, मैत्री। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन कौन सा है, मैत्री है। चलिए देख लेते हैं लोकेशन के बारे में। लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशियन, ठीक है। क्या क्या अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन ओशियन के बारे में, तो भाई यहाँ इंडियन ओशियन, यहाँ अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर क्या, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, ये कवर अप करती हैं ये सारी चीजें। अच्छा, सी कौन कौन से हैं, सी की बात करें तो ये सारे सी आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेडल सी। कौन सा सी? वेडल सी, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है। चलिए यह है वेस्ट अंटार्कटिक। मतलब ये प्रॉपर लोकेशन आपको दी है विल्कीज लैंड। विल्केज लैंड भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वोत्सक रशिया आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इन सारी चीजों के बारे में, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री भी आपको पता है इंडिया से रिलेटेड है। अब यहाँ पर बात करें सैने।
सैन्य की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की। अगली न्यूज है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल से रिलेटेड। अब यहाँ पर न्यूज क्या है एग्जैक्टली और क्वेश्चन क्या बनेगा डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम, क्योंकि ये इंडिया का पहला फूड म्यूजियम है जिसको लॉन्च किया गया है किनके द्वारा, पीयूष गोयल जी के द्वारा। फर्स्ट फूड म्यूजियम है इंडिया का, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन की। तो भाई क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इंडियाज फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। सो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, तो भाई आर करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एंड अब बात करते हैं इस प्रॉपर न्यूज के बारे में। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, इंडिया का जो पहला फूड सिक्योरिटी म्यूजियम है वो इनॉग्रेट किया जाएगा किनके द्वारा, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मिनिस्टर हैं, कौन है, पीयूष गोयल जी हैं, उनके द्वारा। कहां पर, तमिलनाडु में। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। भारतीय खाद्य निगम द्वारा तंजावुर में खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। बहुत अच्छी बात है। संग्रहालय को भारतीय खाद्य निगम मतलब FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय बेंगलोर द्वारा सह विकसित किया गया। तो यहाँ पर इन चीजों के बारे में भी बात की गई है। क्या क्या, यह नाम आपको थोड़े से पता होने चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो ये म्यूजियम है ना, इसको को डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम्स ऑफ बेंगलुरु। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। इसे 1.10 करोड़ रुपए की लागत से 1860 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया गया है। बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा डेटा आपको ऑन एन एवरेज थोड़ा सा याद होना चाहिए। चलिए अब यहाँ बात करते हैं संग्रहालय जो तंजावुर में स्थापित किया गया था, जो FCI का जन्म स्थान भी है। मतलब FCI क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जन्म स्थान कौन सा है, ये तंजावुर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस म्यूजियम को भी स्टैब्लिश यहीं पर किया गया है और FCI के पहले कार्यकाल का जो उद्घाटन है वो 14 जनवरी 1965 को हुआ था। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, आजकल के पैटर्न के हिसाब से ना, अगर हम एग्जाम्स को एनालिस करें, जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक UPSI का भी एग्जाम हो रहा है, सबको पता ही है UPSI का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम के बेसिस पर करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट होके पूछते हैं। लाइक उस कंट्री में, अगर किसी कंट्री में विजिट किया है PM ने, ठीक है, तो उस कंट्री के बारे में चीजें पूछेंगे, ना कि PM के बारे में, ना कि उस विजिट के बारे में। विजिट के बारे में भी पूछ सकते हैं, बट हाँ ज्यादा हाई चांसेस हैं कि उस कंट्री के बारे में बात की जाएगी। जैसे इस म्यूजियम के बारे में बात किया गया है, FCI से रिलेटेड ये म्यूजियम है, तो चांसेस बन जाते हैं FCI से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। तो इस तरह से चीजें आजकल के पैटर्न को देख के हमें देखने को मिल रही हैं आजकल के पैटर्न में। चलिए बात करते हैं आज की अगली न्यूज की। अगली न्यूज क्या है, 3 डे राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व टू बी हेल्ड इन झांसी, PM मोदी टू हैंड ओवर हेलीकॉप्टर ड्रोन्स टू IAF। मतलब क्या बोला गया है, यहाँ पर बात की गई है 3 दिन का जो राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व है जिसको हेल्ड किया गया है, कहां पर, झांसी में, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अच्छा, ये 3 दिन का ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कौन से डेट से लेकर कौन से डेट तक ये ऑब्जर्व किया जाएगा या किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम डैश। अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो भाई C इसका करेक्ट आंसर है। मतलब 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ये चलेगा, ठीक है, कहाँ पर, झांसी में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ एज अ पार्ट ऑफ आजादी के अमृत महोत्सव। हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के झांसी में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए रक्षा मंत्रालय कौन सा है, रक्षा मंत्री कौन है, हमारे राजनाथ सिंह,
और यहाँ बात की गई है रक्षा मंत्रालय के बारे में। रक्षा मंत्रालय कई योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को झांसी किले में आयोजित होने वाले समारोह में रक्षा मंत्रालय की नई पहलों का भी शुभारंभ करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है रक्षा मंत्रालय के बारे में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय के द्वारा समर्पित किया जाएगा, लेकिन समारोह में शुभारंभ कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, राजनाथ सिंह नहीं करने वाले, इसको करेंगे मतलब इसका जो उद्घाटन शुभारंभ जो करेंगे, लॉन्च कौन करेगा? पीएम मोदी जी करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हिस्टोरिकल बात भी कर लेते हैं। 19 नवंबर झांसी ही क्यों चुना गया? कोई और जगह भी तो चूज करी जा सकती थी, झांसी इसीलिए चूज किया गया ना कि भाई 19 नवंबर को एज बर्थडे मार्क किया जाता है कि इनका, रानी लक्ष्मीबाई जी का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, सबको पता है इनके बारे में, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब लोग जानते हैं इनको, लाइक है ना। रानी लक्ष्मीबाई जी सबने इनके बारे में पढ़ा है, 10th क्लास में तो इवन पढ़ाई है हिंदी के बुक में, राइट। अगर हम यहाँ पर बात करें अगले स्टेटमेंट की, तो अगले स्टेटमेंट में मेंशन है क्या? इस आयोजन का उद्घाटन 17 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे। इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे, ठीक है, लेकिन जो इस उद्घाटन में, इसके बाद इस इवेंट में जो चीजें स्टार्ट होंगी ना, जो इनिशिएटिव लॉन्च किए जाएंगे, वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जाएंगे। तो इन चीजों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, राइट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है और मोस्ट रेलिवेंट न्यूज है। क्या न्यूज है? नेशनल प्रेस डे। यहाँ पर बात की गई है नेशनल प्रेस डे के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा आप लोगों के लिए? क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, क्या नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? मतलब राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सो इफ वी टॉक अबाउट आवर करेक्ट आंसर, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है क्या? 16 नवंबर, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मतलब नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का जश्न मनाने के लिए हर साल 16 तारीख को मतलब 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल प्रेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 नवंबर को हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में। इस दिन भारतीय प्रेस परिषद ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करना शुरू किया कि प्रेस उच्च मानकों को बनाए रखे और किसी भी प्रभाव या खतरों से विवश ना हो। तो यहाँ पर बातें की गई हैं इन सब चीजों के बारे में। ऑन दिस डे द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया started functioning as a moral watchdog to ensure that the press maintains high standards and is not constrained by any influence or threats। तो यहाँ पर बातें की गई हैं इन चीजों के बारे में। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अब चाहे चीजें जैसे भी चल रही हो, बट हाँ, जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कॉन्स्टिट्यूशन के व्यू में ही हमसे क्वेश्चन आस्क करता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। चलिए साथ में मैं आपको बता दूं, यह उस दिन को भी याद करता है जब भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। तो बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा ये भी पता होना चाहिए, इट ऑल्सो कमेमोरेट्स द डे व्हेन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्ट फंक्शनिंग। मतलब जब भी स्टार्ट किया था किसने? प्रेस काउंसिल ने वर्क करना इंडिया में, तो ये उस दिन को भी कमेमोरेट करता है। चलिए अब देख लेते हैं आज का अगला दिन। अगला दिन कौन सा? यहाँ पर बात करते हैं टॉलरेंस के बारे में, ठीक है। 16 नवंबर को एक दिन तो मनाया नहीं जाता, एक और दिन मनाया जाता है। कौन सा? टॉलरेंस डे, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। अब कुछ बातें इसके बारे में भी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मतलब द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मतलब अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हमें ये मनाया जाता है, हमें देखा जाता है। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्रीय संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देकर
सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब द यूनाइटेड नेशंस इज कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग टॉलरेंस बाय फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग कल्चर्स एंड पीपल्स। यहाँ पर बात की गई है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के बारे में। वो नेशनल था, ये इंटरनेशनल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। 16 नवंबर को 2 दिन ऑब्जर्व किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल प्रेस डे साथ में इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। चलिए देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अवार्ड से रिलेटेड। अब यहाँ पर बात की गई है किन के बारे में, 2 पर्सनैलिटीज हैं, विहान और नव। अब यहाँ पर ये इंडियन ब्रदर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज फॉर वेस्ट प्रोजेक्ट के लिए जिनको अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, क्या दिल्ली के 2 किशोर भाइयों, विहान जो 17 साल का है और नव अग्रवाल जो 14 ईयर्स का है, उन्होंने घरेलू कचरे को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए डैश वार्षिक, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है कौन से वाला जो वार्षिक नंबर का है, किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज जीता। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 17th एडिशन, 17वां एडिशन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर ये जो दोनों लड़के हैं ना, कौन कौन, विहान और नव, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली से ये बेस्ड है, ठीक है। 17th एनुअल किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज अवार्ड से इनको नवाजा गया है, ठीक है। क्यों नवाजा गया है, टैकलिंग पॉल्यूशन इन देयर होम सिटी बाय रिसाइकलिंग हाउस होल्ड वेस्ट। मतलब यहाँ पर बात की गई है घरेलू कचरे को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए इन लोगों को यहाँ पर इस अवार्ड से नवाजा गया है। इस साल हमें 17th एडिशन इस अवार्ड का देखने को मिला, किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज अवार्ड, ये नाम आपको पता होना चाहिए। दिल्ली बेस्ड ये दोनों बॉयज हैं, विहान एक का नाम है, एक का नाम है नव अग्रवाल। चलिए दोनों भाई हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ और इसके बारे में। दोनों को भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। विहान और नव ने हजारों घरों, स्कूलों और कार्यालयों से कचरों को अलग करने और कचरा उठाने के आयोजन के लिए 1 स्टेप ग्रीनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या 1 स्टेप ग्रीनर, 1 स्टेप ग्रीनर पहल की स्टार्टिंग करी है, पहल को विकसित किया है, ठीक है। इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, डेवलप किया है। 1 स्टेप ग्रीनर डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम में कहीं ना कहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट 360 व्यू मैंने आपको इस चीज का दे दिया। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। हु इज, यहाँ पर बात की गई है किसके बारे में, देवा सहायम के बारे में। बहुत पुरानी मूवी जैसा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या न्यूज है, क्यों हाल फिलहाल में सुर्खियों में है। क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए, क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, क्या देव सहायम पिल्लई का संबंध किस शताब्दी से है। मतलब देव सहायम पिल्लई इज रिलेटेड टू विच सेंचुरी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 18th सेंचुरी, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टूड भी है, राइट, क्यों, क्योंकि 18th सेंचुरी में इमेजेस हमें इस टाइप की ही देखने को मिली हैं एंशिएंट टाइम से रिलेटेड, ठीक है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 18th सेंचुरी। अब यहाँ पर बात करते हैं क्यों ये सुर्खियों में है। यहाँ मैं आपको बता दूं, देव सहायम पिल्लई 18वीं शताब्दी में ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू संत बनने वाले पहले भारतीय आम आदमी होंगे, ठीक है। मतलब ये उस टाइम पर इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था और ऐसे ये पहले भारतीय और पहले आम आदमी बने थे। चलिए अब यहाँ पर इनके बारे में बात कर लेते हैं। सेंट पापा फ्रांसिस 15 मई 2022 को वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में सेंट पापा गान के दौरान 6 अन्य धन्यों के साथ में धन्य देव सहाय पिल्लई को संत की उपाधि देंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन पर्सनालिटी जो है वो बाहर किसी भी और कंट्री में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 2 सेंचुरी, मतलब अभी जो सेंचुरी चल रही है उससे पहले
बहुत पहले वाली सेंचुरी से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है और इसीलिए यहीं से हिस्टोरिकल कनेक्शन आ जाता है आपके एग्जाम में। अभी मैं आपको बता रही थी ना करंट की चीजों को कैसे स्टैटिक से रिलेट करते हैं, अब यहाँ पर वो हिस्ट्री का मतलब यहाँ से आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है हिस्ट्री का प्रश्न, ठीक है, कौन सी शताब्दी से रिलेटेड है, तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन इस टाइप का जरूर से जरूर देखने को मिलेगा अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो। क्यों मिल सकता है, क्योंकि 15 मई 2022 की यहाँ पर बात की गई है, फ्रांस की यहाँ पर बात की गई है और इन पर्सनालिटी के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। चलिए, वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च की एक सीट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में और मेरा फेवरेट टॉपिक कौन सा, डिफेंस। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं डिफेंस की न्यूज। क्या है डिफेंस की न्यूज, इंडियन नेवी पार्टिसिपेट्स इन इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हमें देखने को मिल जाता है सिट मैक्स। सिट मैक्स जिसका नाम हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या, विच एडिशन ऑफ द ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड इन द अंडमान सी ऑफ द इंडियन ओशियन। मतलब हिंद महासागर के अंडमान सागर में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिंगापुर भारत थाईलैंड समुद्री अभ्यास जिसका नाम सिटमैक्स है, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो भाई इसका संस्करण 3rd नंबर का जो इसका संस्करण है उसका आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं यह सालाना आयोजित किया जाता है और जून 2018 में शांग्रीला डायलॉग में भारत के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। हाल फिलहाल में इसकी घोषणा की गई थी, 2018 में इसकी घोषणा की गई थी और ये हर साल मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए, साथ में मैं आपको बता दूं क्या, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज शांग्री-ला डायलॉग एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। इसे 2002 में लॉन्च किया गया था। यहाँ स्टैटिक पार्ट आप लोग का कवर हो रहा है, करंट की न्यूज वहां कवर हो रही है, ठीक है, तो चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं। इस तरह से हम लोग चीजें लेकर चलते हैं क्योंकि इससे ना हमारा डबल बेनिफिट होगा। क्या, स्टैटिक पार्ट भी आपका कवर होता रहेगा और करंट की चीजें भी आप लोग को देखने को मिलेगी बहुत ही कम टाइम में। चलिए, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। किसको, शांग्री-ला को, शांग्री-ला डायलॉग को। यहाँ पर बात की गई है किसके द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के बारे में बात यहाँ पर की गई है और ये सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड मुद्दे उठाते हैं। चलिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की, जो कि स्टेट बेस्ड न्यूज है। न्यूज क्या है, न्यूज है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। यहाँ पर दिया गया है ये। अब आप लोगों से क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है क्या, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के बारे में कुछ और। इसको लॉन्च किया गया है एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, उड़ीसा के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया है। चलिए, अब यहाँ मैं आपको बता दूं इसके बारे में, यह राज्य में लगभग 96 लाख परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का भी वादा करता है। साथ में मैं आपको बता दूं क्या, BSKY के तहत महिला लाभ कर्मियों के लिए खर्च की सीमा जो है वो 10 लाख रुपए है। जैसा कि आप सभी को पता है, फीमेल्स को, वुमेन्स को हमेशा एक्सटेंशन मिलता है हर चीज में, तो यहाँ पर भी इनको ये बेनिफिट देखने को मिला और कहीं ना थोड़ा बहुत जरूरी भी है। हेल्थ के सेक्टर में तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वुमेन्स के साथ में हेल्थ के चीजों में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इस वजह से थोड़ी सी प्रायोरिटी अगर दे दी जाए तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। तो स्टेट इन चीजों को अगर थोड़ा सा प्रायोरिटी रखता है तो वो काफी ठीक चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके बारे में, स्मार्ट कार्ड धारकों को राज्य के 200 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। बेसिकली स्कीम दी गई है, ठीक है, मिलती है नहीं मिलती है वो बात अलग है, बट हाँ दी गई है स्कीम। इस मतलब उसका जो बेनिफिट उठा सकता है इंडिविजुअल, वहां पर कहाँ का, उड़ीसा का,
क्योंकि ये उड़ीसा की स्कीम है, इसीलिए सिर्फ उड़ीसा को ही ये स्कीम कवर करने वाली है। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये चीजें देखी, कितने रुपीज का इसमें एलोकेशन किया जाएगा, कितने परिवारों की यहाँ बात की गई है और कितने हॉस्पिटल्स इसमें इंक्लूडेड है, सारी चीजें हम लोगों ने इस न्यूज में जान ली है। चलिए बात करते हैं आज की अगली न्यूज की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या न्यूज है? इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी, यहाँ पर बात की गई है फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या भारत का पहला ग्रास कंजर्वेटरी किस राज्य के अनुसंधान विंग के द्वारा शुरू किया गया है? तो भाई यहाँ अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, उत्तराखंड वाला, इंडिया वाला यूके। ठीक है, तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ इसके बारे में। इंडियाज फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट है इंडिया का, ग्रास कंजर्वेटरी वाज लॉन्च्ड बाय द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन नवंबर 14, 2021 इन रानीखेत ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बात की गई है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है उत्तराखंड, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अल्मोड़ा उसी के अंदर आता है तो ऑब्वियसली अल्मोड़ा भी सुंदर होगा। रानीखेत तो मतलब गजब का है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीजों के बारे में बात की गई है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर टूरिज्म प्लेस के बारे में बात की जाती है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस और ज्यादा हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो टूरिज्म प्लेस है, ठीक है, और इंडिया का ऐसा स्टेट है जो कि बहुत सारे मतलब बहुत ही ज्यादा चीजों में फेमस है। ठीक है, और इंडिया का ये फर्स्ट कंजर्वेटरी है ग्रास से रिलेटेड, इसीलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस और ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या मुख्य वन संरक्षक और उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग के प्रमुख कौन है? संजीव चतुर्वेदी जी हैं। उन्होंने घास के आर्थिक मूल्य को उनके मिट्टी बनाने वाले कार्यों और पौष्टिक अनाज के कारण सभी फूलों के पौधों में सबसे महत्वपूर्ण बताया। तो यहाँ पर चीजें इन तरीके से चलेगी और क्या क्या बातें उन्होंने बताई हैं वो भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट। अब ये बात की गई है इंटरनेशनल न्यूज है। क्या न्यूज है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, देख लेते हैं आगे की स्लाइड्स में। फ्रांस चेंजेस फ्लैग कलर टू डार्कर नेवी ब्लू टू रिफ्लेक्ट अ हीरोइक पास्ट। मतलब यहाँ पर बात की गई है फ्रांस के फ्लैग के बारे में। फ्लैग आप लोग देख लीजिए फ्रांस का। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। अगर हम बात करें दोनों स्टेटमेंट की, या तो दोनों स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट होंगे, या फिर एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा, एक स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, या फिर दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग भी हो सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट पढ़ के हमें पता चलेगा। यहाँ पर बोला गया है फ्रांस के बारे में दोनों स्टेटमेंट दी गई है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, मतलब इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। देख लेते हैं है या नहीं है, पता करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया है क्या, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया है जीन कास्टेक्स, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें करेक्ट आंसर की, तो भाई दोनों स्टेटमेंट्स ना करेक्ट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और जीन कास्टेक्स जो है वो फ्रांस के प्रधानमंत्री हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ और इसके बारे में और प्रॉपर न्यूज देखते हैं। यह इतना सूक्ष्म परिवर्तन है ना। अच्छा, यहाँ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला फ्लैग है और एक ये वाला फ्लैग है, तो इन दोनों को बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस आप लोग को समझना है। अब यहाँ पर यही बताया गया है न्यूज़पेपर में, क्या यह इतना सूक्ष्म परिवर्तन है ना कि भैया लगभग 3 वर्षों तक किसी का ध्यान ही नहीं गया, लेकिन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के अतीत में वीरता की प्रतिध्वनि खोजने के लिए फ्रांसीसी ध्वज के रंग में बदलाव का आदेश दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें इस तरह से लेके चली जाएंगी। अब यहाँ पर इसी के बारे में और बातें की गई हैं। उत्सुक आंखों वाले पर्यवेक्षक इसे देख सकते हैं कि भैया फ्रांसीसी लाल, सफेद और नीला तिरंगा एलिसी फ्लैश के ऊपर उड़ रहा है। और अगर हम बात करें समाचार सम्मेलनों और भाषणों में मैक्रोन के पीछे भी रखा गया, तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर बात करते हैं आज के रिवीजन की। अगर हम यहाँ पर बात करें आज के रिवीजन और वन लाइनर की, तो भाई फर्स्ट वन लाइनर क्या है, अंटार्कटिका से रिलेटेड है। अंटार्कटिका हाल फिलहाल में न्यूज में है, क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत डैश दक्षिण ध्रुव से 700 समुद्री मील की दूरी पर
एल्सवर्थ पर्वत के भीतर स्थित है। तो यहाँ पर बात की जाए अगर इसके करेक्ट आंसर की, तो माउंट विंसन इसका करेक्ट आंसर है। हु फर्स्ट क्लाइम्ड विंसन, मतलब विंसन पर सबसे पहले कौन चढ़ा, तो यहाँ मैं करेक्ट आंसर बताऊं, निकोलस क्लिंच इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण गंगोत्री वॉज द डैश साइंटिफिक बेस स्टेशन ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन इंडिया का है दक्षिण गंगोत्री, जो कि अंटार्कटिका रीजन में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करें अगले स्टेटमेंट की, तो अगला स्टेटमेंट और वन लाइनर हमें दिया गया है क्या, इंडिया हैज अचीव्ड द डैश पोजीशन इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। यहाँ रैंकिंग के बारे में बात कर लेंगे। 71st रैंक मिला है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया को 2021 में अमंग 113 कंट्रीज से रिलेटेड। चलिए 71st रैंक हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। अच्छा, इंडियाज रैंक हैज ड्रॉप टू द डैश पोजीशन अमंग 116 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। अगर हम 22 की बात करें तो 22 में इंडिया ने प्लेस किया था 94th स्पॉट आउट ऑफ 107 कंट्रीज, 107 में से 94th नंबर पर आया था, और इस साल मिला है 101वां पोजीशन 116 देशों में। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की, तो इंडिया रैंक डैश आउट ऑफ 30 कंट्रीज इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। मतलब यहाँ बात की गई है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के बारे में, जिसमें इंडिया को मिला है 18th रैंक, ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। साथ में मैं आपको बता दूं, इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट डैश स्पॉट इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच ऑन द साइडलाइंस ऑफ द COP26। मतलब इंडिया को मिला है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में 10th नंबर का रैंक। चलिए अब यहाँ पर बात की गई है बहुत इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम एयर क्वालिटी एंड पॉल्यूशन सिटी ट्रैकिंग सर्विस फ्रॉम IQ एयर, a Switzerland based climate group dash are among the top 10 most polluted cities of the world। कौन कौन सी, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट वन लाइनर की, तो लास्ट वन लाइनर में हमें दिया है क्या, लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा 5 साल पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत 2016 से लेकर 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में 9th नंबर पर लीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 9th नंबर का रैंक इंडिया को मिला है। तो आई होप चीजें सबको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएं, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोग को मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।